जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे बिटवीन फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में बेसिकली इसमें जो एटॉमिक डायपोल मूवमेंट्स होते हैं बिटवीन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, दे आर स्ट्रांगली कपल्ड, मीन कि जो मूवमेंट्स के बीच में एक स्ट्रांग इंटरेक्शन होती है जिसको एक्सचेंज इंटरेक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से ये पैरेलल अलाइन रहते हैं विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। ठीक है, कि अगर अप्लाइड फील्ड अगर नहीं है तो भी ये क्या होंगे, अलाइन होंगे। और इनकी अलाइनमेंट की वजह से जो इनकी अपनी एक मैग्नेटाइजेशन बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली ये मैग्नेटाइज हैं। जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है वो ज़ीरो फील्ड पे भी एग्जिस्ट करती है। जिस तरह देखेंगे, अगर फील्ड ज़ीरो है तो भी ये अलाइन है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स अलाइन हैं, तो इनकी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होगी। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते जाएँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो उसकी डिसअलाइनमेंट इनकी बढ़ती जाती है, और किसी एक टेम्परेचर के ऊपर जाकर ये टोटली इनकी अलाइनमेंट रेंडम हो जाती है। मतलब ये मूवमेंट्स, ये वाले जो अलाइन है, ये टोटली रेंडम अलाइन हो जाएंगे जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पे ऊपर मटेरियल क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक स्टेट में चला जाता है, और जब पैरामैग्नेटिक स्टेट में जाएगा तो फिर वो क्यूरी वाइज लॉ को ओबे करेगा, जो कि हम पहले देख चुके हैं। और इसका मतलब है कि इफ टेम्परेचर इज लेस देन TF द मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक, इफ ग्रेटर देन TF द मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट, कौन कौन से मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होते हैं, उसकी एग्जांपल है आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोनीरियम, डायस्ट्रियम। उसके बाद कुछ कोबाल्ट आयरन अलॉयज़ हैं, निकल आयरन, प्लेटिनम, आयरन प्लेटिनम, एंड इसके अलावा कुछ सिरेमिक के कंपाउंड्स हैं। ये जो होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डोमेन्स होती हैं। डोमेन एक डोमेन वो रीजन होता है कि जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होती हैं। तो किसी एक डोमेन के अंदर नेट मैग्नेटाइजेशन होगी, मतलब इसकी मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में है, इसकी मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में है, और इसकी मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में है। लेकिन ये नेट डोमेन जब ओवरऑल देखेंगे इस पूरे मटेरियल को, तो उसकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो होगी अगर अप्लाइड फील्ड नहीं है, और वो अगर हमने इसको मैग्नेटाइज नहीं किया हुआ बाय एक्सटर्नल फील्ड से। बेसिकली जो डोमेन्स की फॉर्मेशन में 4 एनर्जीज इन्वॉल्व है, जिनको हम आगे डिटेल से देखेंगे। उन 4 में एक एक्सचेंज इंटरेक्शन और एक डायपोल इंटरेक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज इंटरेक्शन तो हमने अभी देखा है, वो ये होता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं दे टेंड्स टू अलाइन, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कोशिश करती है कि ये अलाइन रहें, जितने भी मूवमेंट्स हैं वो अलाइन रहें। और डायपोल इंटरेक्शन ये होती है कि जिस तरह अगर ये मैग्नेटिक, ये अलाइन है, ये इस तरफ अलाइन है ऊपर की तरफ, तो अब ये अगर ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि डिसअलाइन हो जाए। जैसे 2 मैग्नेट आप इस तरह रख दें साथ साथ, एक इसका भी नॉर्थ और इसका भी नॉर्थ, और इधर ये साउथ, तो ये रिपेल करेंगे, और ये रिपेल करेंगे सच लगे फ्लिप होकर नीचे आ जाए। ठीक है, तो अभी तो इस तरह है, तो इनकी रिपल्जन होगी जब अगर ये नॉर्थ नीचे आ जाए, साउथ ऊपर चला जाए, मीन कि इस तरह हो जाए कि एक इस तरह और एक इस तरह, नॉर्थ, ठीक है, और साउथ, तो अब ये स्टेबल होंगे। ये होती है बेसिकली डाइपोलर इंटरेक्शंस। ठीक है, डाइपोलर इंटरेक्शंस ये लॉन्ग रेंज होती है, इनके ये मटेरियल में ये अगर एक एटम की इंटरेक्शन देखेंगे तो ये दूर तक, काफ़ी दूर एटम्स तक जाएगी, जबकि एक्सचेंज इंटरेक्शन ये शॉर्ट रेंज होती है। तो यही रीज़न है कि ये छोटी रेंज तक तो ये पैरेलल अलाइन रहते हैं एक ही डायरेक्शन में, लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो अब इसकी अगर आप देखें इसके साथ एक्सचेंज इंटरेक्शन वो बहुत वीक होगी, लेकिन डाइपोलर इंटरेक्शन वो लॉन्ग रेंज होती है, वो स्ट्रांग होगी। तो इस वजह से ये होगा कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स इस तरफ फ्लिप कर जाएंगे नीचे की तरफ, तो एक की बजाय 2 डोमेन्स बन जाएंगी। ठीक है, और इसमें जो फर्दर एनर्जी है उनकी, जो आगे हम देखेंगे 2 एनर्जीज और हैं, उनकी वजह से ये डोमेन्स फर्दर स्प्लिट होती हैं। अच्छा, जैसे जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम हीट करते जाएँ, यानी कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएँ, तो उसकी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज़ होती जाती है। जिस तरह ये किसी पर्टिकुलर सैंपल का ये ग्राफ में यहाँ शो किया गया है कि इसमें यहाँ 400, 500 एंड अबाउट 580 के करीब जाके इसकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो गई है। तो ये इसका क्या होगा, क्यूरी टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर ये होगा।
580। इसमें वाई एक्सिस पे ये रिलेटिव मैग्नेटाइजेशन है, दैट इज़ मैग्नेटाइजेशन एट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के ऊपर मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाई मैग्नेटाइजेशन एट 0 केल्विन जो कि मैक्सिमम होगी। तो ये आंसर पे डेफिनेटली 0 से 1 तक जाएगा। जब ये मैग्नेटाइजेशन जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तो मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम बेसिकली 2 लेवल पे स्टडी करते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल और एक मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी इंटरेक्शन होती है इनके बीच में, और स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को स्टडी करते हैं, और डोमेन्स को स्टडी करते हैं, और एक्सचेंज इंटरेक्शंस को बेसिकली एटॉमिक लेवल पे जितने फिनोमेना आ जाते हैं। और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इस पर हम जस्ट बड़े लेवल पे देखते हैं कि इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अप्लाइड फील्ड, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसका क्या बिहेवियर होगा, और डोमेन्स किस तरह बिहेव करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस बिहेवियर, फिर कोर्सिविटी, हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, ये चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाती हैं। इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा आगे हम देखेंगे डोमेन्स वगैरह में, कि डोमेन्स और डोमेन वाल्स को जब पढ़ेंगे आगे। और नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक मूवमेंट्स जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, कि एक अगर मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरह अलाइन है तो उसके जो साथ दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो डाउनवर्ड अलाइन होगा, फिर नेक्स्ट अपवर्ड अलाइन होगा, ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट डाउनवर्ड अलाइन होगा। तो इस तरह इनकी अलाइनमेंट जो है वो चलती जाती है। तो इसको अगर आप देखें तो इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ, जिस तरह यहाँ ये फिगर में बना हुआ है कि ये अप है, अप, ठीक है, जो ये अप मैग्नेटाइज है, ये अप है, ये अप है, ये अप, और इसके साथ ये वाले ये डाउन है, ये डाउन है, ये डाउन है। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ 2 सब लैटिसेस में, इस पूरी लैटिस को मैं एज्यूम कर लूँ कि ये 2 सब इंटरपेनिट्रेटिंग सब लैटिसेस हैं। एक लैटिस सब लैटिस ए, ये जो कि अपवर्ड मैग्नेटाइज है, उसमें ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट एक एक छोड़ के, और दूसरी सब लैटिस बी वो डाउनवर्ड मैग्नेटाइज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब लैटिस ए जो है वो सब लैटिस बी की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और सब लैटिस ए की मैग्नेटिक के अंदर है। तो इन दोनों की जो मैग्नेटाइजेशन होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल होते हैं, जस्ट ऑपोजिट अलाइन होते हैं। सब लैटिस ए की मैग्नेटाइजेशन वो ऊपर की तरफ बनेगी, क्योंकि वो उसके सारे मूवमेंट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ लाइन होंगे। जिस तरह यहाँ अगर देखें कि ये रेड वाले को मैं सब लैटिस ए कह दूँ, ये रेड वाली, तो ये सब ऊपर मैग्नेटाइज है, और ये जो ग्रीन वाली है इसको सब लैटिस बी कह दें, ये डाउनवर्ड। तो इसकी मैग्नेटाइजेशन सब लैटिस ए की अपवर्ड है, बी की डाउनवर्ड है, लेकिन ये इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस एम बी। जिस तरह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक टेम्परेचर होता है जिस पे जाके मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाता है, इसी तरीके से एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी एक टेम्परेचर है विच इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर है, विच इज़ कॉल्ड नियल टेम्परेचर। इसको टी एन से लिखते हैं। नियल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर तक अगर आप एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक स्टेट में चला जाएगा। जिस तरह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा था कि फेरोमैग्नेटिक